दोस्तों कैसे हो सब लोग। दोस्तों स्वागत है आज के बहुत 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर में। बहुत बच्चों का इंतजार है इस कैपिटल गेन के लेक्चर के लिए, क्योंकि इसमें काफी भरपूर अमेंडमेंट्स हैं और इस पे बच्चा प्रैक्टिस भी करना चाहता है। तो दोस्तों मैं क्या करने वाला हूं, मैं आप लोगों को कैपिटल गेन का 2 से 3 लेक्चर के अंदर, आने वाले 2 लेक्चर्स के अंदर मैं आप इसको कंप्लीट करने वाला हूं। और उसके अंदर मैं आपको एक तो सारा थ्योरी तो डिस्कस करूंगा ही, जो अमेंडमेंट आई है वो भी डिस्कस करूंगा। वैसे अमेंडमेंट वीडियो अगर आप देखना चाहो तो अलग से भी अपलोडेड है ऑलरेडी, बट अगर आपने नहीं देखी है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे फ्रेश तरीके से फिर से कराऊंगा। दोस्तों कैपिटल गेन के अंदर अमेंडमेंट के साथ साथ मैं आपको इसके अंदर करवाने वाला हूं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। बट मैं पहले थ्योरी पर फोकस करूंगा, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे फोकस करूंगा। हाँ, जहां जहां छोटे छोटे प्रैक्टिकल पार्ट आते रहेंगे वो हम डिस्कस करेंगे, फिर हम अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो आओ स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये वीडियो सब बच्चों के लिए रिलेवेंट है, जो भी बच्चे जून और दिसंबर में या मई या सितंबर में या जनवरी 2026 में एग्जाम देने जा रहे हैं, उन सभी के लिए एप्लीकेबल है। इज दैट क्लियर एवरीवन? आओ नाउ, सबसे पहले कैपिटल गेन के अंदर हम चर्चा करते हैं जब, तो वो करते हैं कि कैपिटल गेन लगता कब है, और उसके लिए होता है सेक्शन नंबर 45। बच्चों जैसे कि पीजीबीपी में सेक्शन नंबर 28 होता है, हाउस प्रॉपर्टी में 22 होता है, सैलरी में 15 होता है, अदर सोर्सेज में 56 होता है, वैसे कैपिटल गेन में होता है बेसिस ऑफ चार्ज क्या, सेक्शन नंबर 45। तो कैपिटल गेन में सेक्शन नंबर 45 क्या कहता है? ये कहता है दैट इट प्रोवाइड्स, अच्छा ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से नोट कर सकते हो, ले सकते हो, बट आप चाहो तो मैं तो ये कहूंगा फास्ट ट्रैक क्लास है, मैं लिखवा रहा हूं तो आप इसको लिखो। इट प्रोवाइड्स दैट एनी प्रॉफिट और गेन, एनी प्रॉफिट या गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ capital asset, from transfer of capital asset effected in the previous year shall be chargeable to tax under the head capital gain, अंडर द हेड कैपिटल गेन। ठीक है, इस सेक्शन में साफ साफ तौर पे ये चार्जिंग सेक्शन है दोस्तों, जिसमें लिखती है कि भाई जो भी आप प्रॉफिट या गेन कमाते हो कैपिटल एसेट को बेचने पर, उसको ट्रांसफर करने पर, तो उस पर जो टैक्स है वो लगता है अंडर द हेड कैपिटल गेन। और कहता है सच कैपिटल गेन shall be deemed to be the income of previous year in which transfer took place। जिस ईयर में ट्रांसफर हुई उस ईयर में वो कैपिटल गेन क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। तो अगर ये कैपिटल गेन, अगर ये ट्रांसफर 2023-24 में हुई, 23-24, तो ये 23-24 में टैक्सेबल होगा। क्या ये बात क्लियर है? दैट्स इट। तो ये चीज को नोटिस करना, ध्यान रखना जरूरी है बच्चों। इसके बाद हमें पता है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 14 क्या है। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 14, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 14 इज definition of capital asset, और ये क्या कहता है? कैपिटल एसेट क्या है? कहता है कैपिटल एसेट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड वेदर मूवेबल ऑब्लिक इमूवेबल, tangible
ऑब्लिक इंटेंजिबल, whether connected with business or not. बिजनेस से कनेक्टेड हो या ना हो वो कैपिटल एसेट माना जाएगा. सो कैपिटल एसेट कैन बी एनी प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, कोई भी काइंड की प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टेंजेबल हो, इनटेंजेबल हो, चाहे वो बिजनेस से कनेक्टेड हो या ना हो. इज दैट क्लियर? यस, सबको पता है ये बात. एनी सिक्योरिटीज held by FII, याद है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, which has invested in securities in accordance with SEBI, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से. क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो कोई भी सिक्योरिटीज जो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर होल्ड करती है, वो सिक्योरिटीज इन अकॉर्डेंस विद सेबी अगर होल्ड करती है तो वो भी कैपिटल एसेट है. तो पहले तो प्रॉपर्टी में बोल दिया, हर एक चीज प्रॉपर्टी है, मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टेंजेबल हो, इनटेंजेबल हो, चाहे बिजनेस से कनेक्टेड हो या ना हो, और सिक्योरिटीज हेल्ड बाय FII. यहां तक क्लियर है सबको? नाउ बट डज नॉट इंक्लूड्स, पहले तो बोल दिया कि सब कुछ इंक्लूड होगा, फिर बाद में बोल दिया क्या इंक्लूड नहीं होगा. बट डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं होगा? नंबर 1, स्टॉक एंड ट्रेड. सही बात है. क्या स्टॉक एंड ट्रेड कैपिटल एसेट हो सकता है? नहीं, स्टॉक एंड ट्रेड इज नॉट अ कैपिटल एसेट. कंज्यूमेबल्स और रॉ मटेरियल हेल्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन, है ना. अपने बिजनेस प्रोफेशन के लिए आपके पास जो भी स्टॉक है, कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, रॉ मटेरियल है, ये सब कैपिटल एसेट नहीं है दोस्तों, ऑब्वियसली. हालांकि जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसके अंदर सब कुछ इंक्लूड करते हैं, बट ये कैपिटल एसेट नहीं है. नंबर 2, मूवेबल पर्सनल इफेक्ट्स. दोस्तों मूवेबल पर्सनल इफेक्ट्स जैसे कि आपके पास जो भी सच एज वेयरिंग अपैरल क्या होते हैं? कपड़े. वेयरिंग अपैरल, फर्नीचर, आपके घर में पड़ा है फर्नीचर, मोबाइल, आपका लैपटॉप, ये सब मूवेबल है जो आप पर्सनल यूज कर रहे हो. क्या कर रहे हो? पर्सनल यूज. ठीक है. तो बच्चों गवर्नमेंट ने बोल दिया ये भी कैपिटल एसेट नहीं है. बट अब देखो, अब ये सब चीजें ऐसी एसेट्स होती हैं जो ये फ्यूचर में जाके डिप्रिशिएट ही होंगी क्योंकि आप यूज करते हो. इसी रीजन से गवर्नमेंट ने कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से हटा दिया, क्योंकि हर बंदा तो ये कहेगा ये तो लॉस है. तो इस वजह से गवर्नमेंट ने बोला कैपिटल एसेट नहीं है. बट कैपिटल एसेट, इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो कैपिटल एसेट है. क्या? एक्सेप्ट अब जो मैं लिखने जा रहा हूं जो कैपिटल एसेट है. नंबर 1, ज्वेलरी. नंबर 2, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन. नंबर 3, स्कल्पचर्स. नंबर 4, डीप आर्ट, ड्राइंग्स. पेंटिंग्स, है ना. और शेयर्स एंड सिक्योरिटीज. ये सब चीजें आपकी पर्सनल है, बट ये कैपिटल एसेट होती हैं. लास्ट में एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, कोई आर्टिस्टिक वर्क, ये सब कैपिटल एसेट इंक्लूड करी जाएंगी, मानी जाएंगी. तो ज्वेलरी इज अ कैपिटल एसेट. आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, कोई पुरानी एंटीक चीजें रखी हुई हैं, कैपिटल एसेट है. स्कल्पचर्स, मूर्ति कैपिटल एसेट होती हैं. ड्राइंग्स, ठीक है, आपके जो बनाए हुए हैंड रिटन ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, ठीक है,
शेयर्स एंड सिक्योरिटीज और कोई भी आर्टिस्टिक चीज, ये सब कैपिटल एसेट होती हैं। नंबर तीन, रूरल एग्रीकल्चर लैंड। रूरल एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन इंडिया। अगर आपके पास रूरल एग्रीकल्चर लैंड है इंडिया में तो दोस्तों ये कैपिटल एसेट कभी नहीं होती है, याद रखें। नंबर 4, अर्बन एरिया में है तो कैपिटल एसेट है। नंबर 4, स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स सच एज 6.5% गोल्ड बॉन्ड्स 1977 या फिर 7% गोल्ड बॉन्ड्स 1980 या फिर नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड्स। नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड्स, इतने प्रकार के बॉन्ड्स होते हैं। जो बॉन्ड्स को वैसे तो कैपिटल एसेट मानना चाहिए, बट गवर्नमेंट कहता है अगर आपके ये वाले बॉन्ड्स है ना जो बहुत पहले नोटिफाई किए गए थे तो ये कैपिटल एसेट नहीं है, इनको प्रमोट करने के लिए। फिर गवर्नमेंट ने बोला स्पेशल बियरर बॉन्ड्स। अच्छा याद रहे इनके नाम के आगे गोल्ड जरूर है, बट इससे गोल्ड लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स नहीं है, ये नॉर्मल बॉन्ड्स है, ठीक है। नाम में गोल्ड लिखा हुआ है बट ये गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स हैं। सॉरी, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स नहीं है कि जहां पे गोल्ड दिया और बदले में बॉन्ड्स, वो अलग है। स्पेशल बियरर बॉन्ड्स 1991 इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और लास्ट में गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स। ये है दोस्तों गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, और वो भी कैपिटल एसेट नहीं होते हैं। इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 1999। एक तो ये स्कीम 1999 में आई थी, तो जिन्होंने भी गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स इन्वेस्ट किया था, कि गोल्ड डिपॉजिट किया और बदले में बॉन्ड्स ले लिए थे सर्टिफिकेट, तो दोस्तों उन्हीं की बात हो रही है। या फिर डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। ये बेसिकली गोल्ड डिपॉजिट स्कीम है, सॉरी ये गोल्ड डिपॉजिट स्कीम है, नॉट मोनेटाइजेशन। दिस इज गोल्ड डिपॉजिट स्कीम एंड दिस इज डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। ये दोस्तों दो बार आया, एक बार 2015 में और फिर उसके बाद नोटिफाई किया गया 2018 में। इन सारे बॉन्ड्स को गवर्नमेंट ने बोल दिया ये कैपिटल एसेट नहीं है, तो बस यही कैपिटल एसेट नहीं है। तो बच्चों आप लोग जब डेफिनेशन पढ़ते हो तो कैपिटल एसेट में क्या क्या पढ़ते हो? तो कैपिटल एसेट का मतलब है ऑल काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, बिजनेस से कनेक्टेड है या नहीं। कोई भी सिक्योरिटीज विच इज हेल्ड बाय एफआईआई, ठीक है, अंडर सेबी गाइडलाइंस, बट डज नॉट इंक्लूड्स क्या? स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल्स, रॉ मटेरियल्स हेल्ड फॉर यूज, हेल्प फॉर बिजनेस प्रोफेशन। मूवेबल पर्सनल इफेक्ट्स कैपिटल एसेट नहीं होते हैं, सच एज वेयरिंग अपैरल, फर्नीचर, मोबाइल, लैपटॉप। बट उसके अंदर क्या कैपिटल एसेट हो सकता है? ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, स्कल्पचर्स, ड्राइंग, पेंटिंग्स, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट नहीं होता है इंडिया में, अगर है तो। स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स कैपिटल एसेट नहीं होते। कौन से वाले? 6.5%, 7% या फिर नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड्स। स्पेशल बेयरर बॉन्ड्स 1991 कैपिटल एसेट नहीं होते। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स इशूड अंडर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम, या फिर गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स जहां पे 2015 में और 2018 में गवर्नमेंट ने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम निकाला था, वो वाले जो बॉन्ड्स होते हैं वो भी कैपिटल एसेट नहीं होते। यानी इनको बेचने पर कोई टैक्स, आपको कैपिटल गेन का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? सर इसके अलावा आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड क्या है। सर उसमें क्या है? जो रूरल एरिया में है वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है? नहीं दोस्तों, और भी थोड़ी गहरी डेफिनेशन है। रूरल एग्रीकल्चर लैंड, सर इसमें क्या गहरा है बताओ ना। ये देखो, रूरल एग्रीकल्चर लैंड में समझना यह है कि जो रूरल एरिया में वो तो चलो रूरल है ही है, हमें समझना यह है
कि कैपिटल एसेट इसमें से क्या हो सकता है। रूरल एरिया में होने के बावजूद भी कुछ चीजें कैपिटल एसेट हो सकती हैं। एग्रीकल्चर लैंड अर्बन माना जा सकता है, अर्बन के कुछ डिस्टेंस तक गवर्नमेंट ने बोल दिया उसको कैपिटल एसेट, मतलब रूरल एरिया में जा रहा चाहे वो, अर्बन एक डिस्टेंस, अर्बन एक लेवल तक, तो एक बॉर्डर है, उस बॉर्डर के आसपास अगर आप, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे दिल्ली के एनसीआर, मतलब गुड़गांव देख लो और आप नोएडा देख लो, गाजियाबाद देख लो, ये बहुत डेवलप हो गए। तो क्या मैं इनको ये बोल दूं कि रूरल एरियाज है? नहीं, ये भी तो डेवलप हो गए। इसी रीजन से कोई भी अगर शहर हो, शहर के जो आसपास के आउटस्कर्ट्स एरिया होते हैं वो एरिया ऑटोमेटिकली डेवलप होते हैं, तो इसलिए हम उसको रूरल नहीं बोलेंगे। तो गवर्नमेंट ने कुछ रूल बनाया कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड क्या है और क्या नहीं है। लिखते हैं एग्रीकल्चर लैंड विच इज नॉट सिचुएटेड इन एनी स्पेसिफाइड एरिया। जो मैं एरिया की बात करूंगा, अगर वो आप एरिया में, स्पेसिफाइड एरिया में सिचुएटेड नहीं आपकी लैंड, तो ये कौन सी लैंड है? एग्रीकल्चर लैंड को कौन सा एरिया मानेंगे? इसको हम लोग रूरल बोल देंगे। फिर क्या बोल देंगे? रूरल। नाउ एग्रीकल्चर लैंड विच इज नॉट सिचुएटेड इन द स्पेसिफाइड एरिया, हम उसको क्या बोलेंगे? रूरल एग्रीकल्चर लैंड। और वो स्पेसिफाइड एरिया है दो, एक ए पार्ट एग्रीकल्चर लैंड situated in the area within the jurisdiction of municipality having population of not less than 10,000, of not less than 10,000। समझ गए? ऐसी एग्रीकल्चर लैंड जो म्युनिसिपैलिटी की रेंज में आती है, जैसे दिल्ली में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है, बॉम्बे में चले जाओगे तो बीएमसी है, ऐसे ही अलग अलग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है अलग अलग एरियाज में। और वो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बॉर्डर है, रेंज है, उस रेंज में अगर आपकी लैंड आती है ना, तो हम उसको क्या बोलेंगे? रूरल नहीं बोलेंगे। इज दैट क्लियर? रूरल नहीं बोलेंगे। तो यही बोल रहे ना कि वो जो एरिया, जो रूरल, वो एरिया है जो कि इसमें कवर नहीं है, क्योंकि अगर इसमें कवर है तो वो अर्बन बन जाएगा। म्युनिसिपैलिटी और हैविंग पॉपुलेशन ऑफ नॉट लेस देन 10,000। 10,000 क्या होता है? आप जहां रहते हो वहीं आसपास ही 10,000 से ज्यादा होंगे, है या नहीं? 10,000। बी एग्रीकल्चर लैंड situated in the area as shown below। तो अगर इस एरिया में रहता है, जैसे कि लिखते शॉर्टेस्ट एरियल डिस्टेंस फ्रॉम लोकल लिमिट्स ऑफ म्युनिसिपैलिटी रेफर्ड इन ए, जो ए अबव, जो हम लोगों ने पढ़ा अभी उसी म्युनिसिपैलिटी की जो लिमिट होती है उससे कुछ डिस्टेंस तक भी अर्बन लैंड मानी जा सकती है। पॉपुलेशन का क्राइटेरिया भी हमें चेक करना पड़ेगा। पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू लास्ट सेंसस। अगर ये क्राइटेरिया मैच कर गया ना, तो हम इसको भी क्या बोल सकते हैं बच्चों? हम इसको भी क्या बोल सकते हैं? हम इसको बोलेंगे अर्बन लैंड। तो ये रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं होगी। नंबर 1, अगर डिस्टेंस 2 किलोमीटर तक का है और पॉपुलेशन 10,000 से क्या है ज्यादा उस एरिया में, तो ऐसे केस में हम उसको क्या बोलेंगे? अर्बन। नंबर 2,
अगर म्युनिसिपैलिटी जो रेंज है वो 2 किलोमीटर से ज्यादा है, 2 किलोमीटर से ज्यादा है, बट डज नॉट एक्सीड 6 किलोमीटर, और पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है, तो दोस्तों ये भी क्या माना जाएगा? अर्बन माना जाएगा, रूरल नहीं माना जाएगा। नंबर 3, अगर डिस्टेंस 6 किलोमीटर से ज्यादा है बट नॉट एक्सीडिंग 8 किलोमीटर, 6 किलोमीटर से ज्यादा है बट नॉट एक्सीडिंग कितना? 8 किलोमीटर, और पॉपुलेशन उस एरिया में कितनी है? 10 लाख से ज्यादा है, तो यह भी क्या माना जाएगा? अर्बन। समझना दोस्तों, अगर मान लो मैं ये एग्जांपल ले रहा हूं किसी स्टेट का, मान लो ये दिल्ली है, तो दिल्ली के अंदर ये जो एरिया है, इस एरिया से ये लिमिट है म्युनिसिपैलिटी की, दिस इज द लिमिट ऑफ म्युनिसिपैलिटी। इस लिमिट से अगर मैं रेडियस देखूं तो ये जो डिस्टेंस है ना, इसको बोलेंगे 2 किलोमीटर का डिस्टेंस मान लेते हैं, पूरे एरियली, मतलब पूरे बॉर्डर्स में, पूरे अगर दिल्ली एक गोल है तो उस पूरे गोले के अंदर 2 किलोमीटर के अंदर ये पूरा 2 किलोमीटर हो गया। इज दैट क्लियर एवरीवन? इस 2 किलोमीटर में अगर पॉपुलेशन कितनी है? 10,000 से ज्यादा है, तो दोस्तों ये भी क्या होगा? अर्बन। अब इसी तरीके से अगर मैं बोलूं 2 से लेकर, मैं यहां बोल दूं 2 से लेकर कहां तक? 6 तक, तो इसी तरीके से मैं आगे चले जाऊंगा, और अगर ये हो गया टिल 6 किलोमीटर, है ना, तो ये हो गया प्लस 4 किलोमीटर। इस एरिया में अगर पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है तो ये भी अर्बन है। और अगर मैं 6 से 8 पे चले जाऊं, यहां पे चले जाऊं +2, तो ये 8 किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस है दोस्तों, ये भी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड माना जा सकता है। और अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है तो ऐसे केस में वो कैपिटल एसेट माना जाएगा, रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं माना जाएगा। मतलब रूरल कैपिटल एसेट, ऐसा नहीं होगा कि कैपिटल एसेट नहीं है, कैपिटल एसेट माना जाएगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? क्या ये बात सबको क्लियर है? तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे बच्चों, इसके अलावा हमें क्या समझने की जरूरत है दोस्तों? डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 47, ट्रांसफर की डेफिनेशन। ट्रांसफर क्या चीज है? ट्रांसफर, ट्रांसफर हम लोगों ने पढ़ा ना, ट्रांसफर कैपिटल, जब हम लोगों ने अभी अभी डेफिनेशन पढ़ रहे थे, किसकी डेफिनेशन पढ़ रहे थे? बेसिस ऑफ चार्ज पढ़ रहे थे, तो यहां पे वर्ड आपने सुना था ट्रांसफर। ये ट्रांसफर क्या चीज है वो हमने पढ़ना है। सो ट्रांसफर क्या है? राइट डाउन। ट्रांसफर in relation to capital asset includes the following: include the following types of transactions, following types of transactions, जिसके अंदर क्या क्या आ रहा है? पहला, द सेल, एक्सचेंज और रिलिंक्विशमेंट ऑफ एसेट। रिलिंक्विशमेंट का मतलब होता है टू गिव अप, राइट्स गिव अप करने को क्या बोलते हैं? रिलिंक्विश करना। अगर रिलिंक्विश कर दिया तो ये एसेट ट्रांसफर माना जाता है, यस और नो? द एक्सटिंग्विशमेंट of any rights in the capital asset। अगर मेरे पास कोई एसेट है और उसके राइट्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं? एक्सटिंग्विश, खत्म हो जाते हैं, तो दोस्तों हम इसको भी क्या बोलेंगे? हम इसको भी ट्रांसफर बोलेंगे। और ट्रांसफर है तो क्या लगेगा? ट्रांसफर है तो क्या लगेगा? ये ट्रांसफर की डेफिनेशन होते ही कैपिटल गेन का सेक्शन नंबर 45 लग जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? नंबर 3, the compulsory acquisition thereof under any law।
बच्चों अगर आपका एसेट गवर्नमेंट कंपलसरी एक्वायर कर लेता है तो वो भी ट्रांसफर माना जाता है। बोलो यस और नो, समझ गए बात? तो मैं प्लीज एक मिनट, मुझे एक बात और बोलनी है आपको। बच्चों अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप ये उम्मीद कर रहे हो कि मुझे पूरा अच्छे से प्रॉपर हम लोग सारी बातें समझें, तो रेगुलर क्लासेस में होता है। तो ये फास्ट ट्रैक क्लास है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पहले थोड़ा बहुत देखा है, ठीक है, पहले पढ़ा हुआ है कभी कैपिटल गेन, तो उसी के बाद हम लोग ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंगली हम लोग चल रहे हैं। कंपल्सरी एक्विजिशन का मतलब है जब हम लोग एसेट को, गवर्नमेंट आपके एसेट को कंपल्सरी एक्वायर करती है और पैसा देती है, दैट इज कॉल्ड कंपल्सरी एक्विजिशन। नंबर 4, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। आपका एसेट था, ठीक है, आपका कैपिटल एसेट था और उसको आपने स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया। जैसे आपके पास ज्वेलरी थी, वो आपका एसेट था, कैपिटल एसेट, उसको आपने स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज कंसिडर्ड एज ट्रांसफर। उसको हम ट्रांसफर बोलेंगे। इज दैट क्लियर? क्योंकि गवर्नमेंट क्या कहता है कि भाई जब से आपने वो स्टॉक खरीदा था, मतलब जो जब एसेट था वो खरीदा था, मान लो ज्वेलरी थी 10 लाख की खरीदी थी, मेरी वाइफ ने ज्वेलरी खरीदी थी 10 लाख की आज से 10 साल पहले, और वो जो ज्वेलरी है आज अगर उसकी वैल्यू मार्केट में 1 करोड़ रुपए हो चुकी है और उसके बाद मैंने उसको एज अ बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दिया, तो उस 1 करोड़ रुपए को हम सेल मानेंगे, ट्रांसफर मानेंगे, समझ गए? और तब 10 लाख और 1 करोड़ रुपए में जो डिफरेंस है उस पर टैक्स देना पड़ेगा। नंबर 5, मैच्योरिटी और रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स। जीरो कूपन बॉन्ड्स, मैच्योरिटी और रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं? जिनमें जीरो इंटरेस्ट होता है, कोई डिस्काउंट, कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। तो सिर्फ इसका फायदा क्या होता है? इस पर डिस्काउंट होता है। मतलब आज ये बॉन्ड आपको 1000 रुपए का बॉन्ड है और आपने आज खरीदा तो ये 900 रुपए में पड़ गया, 910 में पड़ गया, तो आपको 90 रुपए का क्या हो गया? फायदा। इज दैट क्लियर? कैसे? आज आपने सस्ते में खरीद लिया, कल को जब आप इस बॉन्ड को रिडीम होंगे तो उसके बाद आपको क्या मिलेंगे? पैसे पूरे मिल जाएंगे, फेस वैल्यू। तो जो डिफरेंस है वो होगा हमारा क्या? कैपिटल गेन। बोलो हाँ या ना? तो मैच्योरिटी एंड रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स, दिस इज ऑल्सो ट्रांसफर। पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी on part performance of the contract, part performance of contract, part performance of the contract मतलब अगर दोस्तों आपका कॉन्ट्रैक्ट पार्टली परफॉर्म किया गया, जैसे कि मान लो मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और उस खरीदने के लिए जो अमाउंट है वो अमाउंट में एज पर द कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूं, कुछ दे दिया है कुछ नहीं दिया है। अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि कुछ अमाउंट देने के बाद आपको क्या मिल जाएगी? पोजीशन, तो दोस्तों उसी डेट पर मान लिया जाएगा कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है। समझे? एग्रीमेंट में लिख दिया गया आप इतना पैसा दे दो तो आपको क्या मिल जाएगी? घर की चाबियां मिल जाएंगी। तो उसी डेट पर यह मान लिया जाएगा कि आपने प्रॉपर्टी क्या कर दी? सेलर ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो यह पॉइंट आ गया। नंबर 7, मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी who has been allotted a plot or building under हाउस बिल्डिंग स्कीम। क्या होता है? आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हो और उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हो और आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी ने क्या कर दिया? हर महीने के महीने आप पैसा देते हो। जब सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर सब लोग पैसा देते हैं तो
एवरी ईयर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या निकालती है, उसके लिए ड्रॉ निकालती है। मान लो आप लोग हर महीने के महीने 1 लाख रुपए देते हो, 100 मेंबर है, 1 लाख इंटू 100 होते हैं 1 करोड़। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक फ्लोर जाके, एक प्रॉपर्टी जाके खरीद लेगी और वो प्रॉपर्टी खरीदने के बाद ड्रॉ में निकाल देगी। तो 100 में से जो भी मेंबर है उसका नाम लिखा होगा, उसको मिल जाएगी वो प्रॉपर्टी। अब तुम कहोगे सर फायदा क्या? फायदा ये कि आपने दिए तो 1 लाख और आपको मिल कितने गई? 1 करोड़ की प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आपको मेंबर बने रहना होगा, आपको हर महीने जो भी आपकी मेंबरशिप फीस है वो आपको देते रहनी होगी, एवरी ईयर जो भी आपको जो भी अमाउंट देना। ठीक है, और आप क्या बन जाओगे? आप बन जाओगे डीम डोनर। जब आप मेंबर को दे दी जाती है ना वो प्रॉपर्टी, डीम डोनर, तो ऐसा माना जाता है कि ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है। किसको? मेंबर को। तो मेंबर को मान ली जाती है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये सब ट्रांसफर की डेफिनेशन में आता है। तो मेन बात यह है, मेन बात यह है कि जो सेल है, एक्सचेंज, ठीक है, एक बदले में कोई चीज, रेलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, कंपल्सरी एक्विजिशन, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक एंड ट्रेड, मैच्योरिटी रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स, पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब हमारा जो पढ़ा हम लोगों ने, ये सब ट्रांसफर है। नाउ नेक्स्ट मुद्दा आ जाता है दोस्तों टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट पर। आओ, ये इंपॉर्टेंट यहां से स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें अमेंडमेंट आनी स्टार्ट हो जाएगी। नाउ टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट, तो आप लोग जानते हैं कैपिटल एसेट कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के। कैपिटल एसेट कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के। एक शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और एक क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट की डेफिनेशन क्या कहती है? राइट डाउन। इसके अंदर आपको 2 याद करनी है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट की डेफिनेशन। कितनी? 2। एक, बिफोर 23 जुलाई 2024, ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024। बच्चों, बिफोर 23 जुलाई 2024 शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट वो होते थे जिनका होल्डिंग पीरियड डज नॉट एक्सीड 36 महीने होता था। अगर आप 36 महीने के अंदर अंदर किसी एसेट को बेच देते थे तो हम उसको शॉर्ट टर्म बोलते थे। ये देखो, पीरियड ऑफ होल्डिंग डज नॉट एक्सीड कितना? 36 मंथ्स। तो ये बनता था शॉर्ट टर्म। रिसेंटली दोस्तों गवर्नमेंट ने 23 जुलाई 2024 से एक चीज एक्टिव कर दी और बोला जिन एसेट्स की होल्डिंग पीरियड 24 महीने तक होगी वो ही सिर्फ शॉर्ट टर्म होंगे, बाकी सब लॉन्ग टर्म होंगे। और पहले क्या बोला जाता था? 36 महीने, अब हो गया 24 महीने। इज दैट क्लियर? अब इसके अंदर आगे, सर इसके अंदर आगे बताओ। इसके अंदर कुछ ऐसे एसेट्स हैं जिनका क्राइटेरिया पहले क्या हुआ करता था? क्या हुआ करता था? 12 मंथ्स, और फिर कुछ एसेट्स के लिए 24 मंथ्स। लिख लेते हैं एक्सेप्शंस। जहां पे होल्डिंग पीरियड कितना देखा जाएगा? 12 मंथ्स। वो कौन से एसेट है जिनका होल्डिंग पीरियड 12 मंथ्स देखा जाएगा? वो है लिस्टेड सिक्योरिटीज। नंबर 2, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, यूनिट्स ऑफ यूटीआई,
यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और यूनिट्स ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स। इनका होल्डिंग पीरियड 12 महीने देखा करते थे हम पहले, कि 12 महीने से अंदर अंदर बेचा तो शॉर्ट टर्म, 12 महीने से ज्यादा होल्ड करके बेचा तो लॉन्ग टर्म। समझ में आया कि नहीं? लिस्टेड सिक्योरिटीज में यूनिट्स नहीं आते हैं, यूनिट्स तो मैंने नीचे लिख दिए इक्विटी वाले यहां पर, अदर देन यूनिट्स। कोई भी यूनिट जो है उसको छोड़ के, क्योंकि नीचे यूनिट्स लिख दिए मैंने जो जो कवर करने थे। अब इसके बाद कुछ ऐसे एसेट्स भी होते थे जिनका होल्डिंग पीरियड हम लोग पता है क्या देखते थे, 24 मंथ्स। होल्डिंग पीरियड 24 मंथ्स होता था अनलिस्टेड शेयर्स के लिए और लैंड, बिल्डिंग और बोथ के लिए। समझ गए बात? ये हुआ करता था। और बाकी सारे एसेट्स के लिए क्राइटेरिया क्या हुआ करता था, 36 महीने। अभी रिसेंटली इस 36 महीने को हटाकर कितना कर दिया गया है, 24 महीने। और 12 महीने का जो डेफिनेशन है ना, वो बिल्कुल सेम एज इट इज है, सेम। यानी 12 महीने वाला एक्सेप्शन केस तो अभी भी लगा हुआ है कि लिस्टेड सिक्योरिटीज के लिए क्राइटेरिया क्या है, 12 महीने। अगर हम बात करें यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, 12 महीने। यूनिट्स ऑफ यूटीआई, जीरो कूपन बॉन्ड, सबके लिए क्या है, 12 महीने। इज दैट क्लियर? और बाकी सारे कैपिटल एसेट्स के लिए 24 महीने। इसका मतलब है इस वाले केस में सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, वो है 12 महीने, और बाकी सारे एसेट्स के लिए क्या है, 24 महीने। समझ में आया कि नहीं? तो ये आपको याद हो गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट क्या होते हैं बच्चों, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट क्या होते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट वो एसेट है जो शॉर्ट टर्म नहीं है। एनी कैपिटल एसेट which is not a short term capital asset, है ना, वो क्या बन जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। बोलो हाँ या ना। कुछ ऐसे एसेट्स भी होते हैं दोस्तों जिनके लिए कोई भी पीरियड ऑफ होल्डिंग हो उसको शॉर्ट टर्म ही मानेंगे। लिखो, फॉलोइंग एसेट्स आर ऑलवेज टू बी ट्रीटेड एज, ऑलवेज टू बी ट्रीटेड एज short term capital asset irrespective of period of holding, irrespective of period of holding। यानी पीरियड ऑफ होल्डिंग देखने की जरूरत है ही नहीं। इनको हमेशा हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म बोलेंगे ही नहीं। पहला, यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड, जिसको गवर्नमेंट स्पेसिफाई करे, हर म्यूचुअल फंड नहीं, कुछ कुछ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, ऑन और आफ्टर 1/4/2023, मार्केट लिंक डिवेंचर्स, ऐसे डिवेंचर्स जिनका लिंक किसके साथ होता है, मार्केट के साथ, उनका जो रिटर्न होता है वो मार्केट लिंक्ड होता है, तो ये शॉर्ट टर्म माने जाते हैं। और कोई भी अनलिस्टेड बॉन्ड्स या फिर डिवेंचर्स जो कि अनलिस्टेड हो, विच मैच्योर्स या ट्रांसफर्स ऑन और आफ्टर 23 जुलाई, 23 जुलाई 2024 के बाद, अगर ये मैच्योर होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, रिडीम होते हैं अनलिस्टेड बॉन्ड्स, तो इनका क्राइटेरिया क्या रहेगा कि इनका गेन हमेशा शॉर्ट टर्म ही रहेगा, लॉन्ग टर्म बोलेंगे ही नहीं। तो बताओ कौन कौन से हमेशा शॉर्ट टर्म रहेंगे, यूनिट ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स,
market linked debentures or unlisted bonds debentures which matures or transfers on or after 23rd July 2024. Is that clear everyone? Is that clear everyone? तो ये समझना जरूरी था। बोलो समझ गए कि नहीं? ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं कि कैपिटल गेन कैलकुलेट कैसे करना है। आपको पता है कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करना होता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होता है बताओ? सबसे पहले सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जितने का आपने एसेट खरीदा, माइनस अगर आपने कोई ट्रांसफर के खर्चे किए, एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर है ना, माइनस इंप्रूवमेंट, अगर आपने कोई एसेट पर क्या की, इंप्रूवमेंट करी, कोई कैपिटल नेचर का खर्चा कर दिया उसको इंप्रूव करने के लिए, तो ये सब माइनस करने के बाद आएगा ग्रॉस एसटीसीजी, ग्रॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और इसके बाद हमें गवर्नमेंट एग्जेम्पशन देती है अंडर सेक्शन 54, ये माइनस होने के बाद आता है टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये होता है हमारा टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वैसे तो आज के टाइम पर अब ये चीज है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में निकालने में दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, बट हम लोग फिर भी लिखेंगे कि इंडेक्सेशन, क्योंकि पता है क्या प्रॉब्लम अभी क्या है कि अगर 23 जुलाई से पहले का क्वेश्चन होगा, 23 जुलाई से पहले होगा, तो हम वैसे ही करेंगे जैसे अभी तक करते हुए आए थे, और 23 जुलाई के बाद से अमेंडमेंट आई है, तो इसलिए जो सेल कंसिडरेशन है वो एज इट इज, माइनस करते हैं हम इसमें से क्या, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या माइनस करते हैं? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर वो कैसे निकालते हैं? जितनी हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है मल्टीप्लाई बाय CII ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय CII ऑफ ईयर ऑफ एक्विजिशन। समझे कि नहीं समझे? CII इज कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स। आप लोग समझते हो कि जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ उनको पता है इन्फ्लेशन इंडेक्स एवरी ईयर बनता है, और वो इन्फ्लेशन इंडेक्स के हिसाब से जो जिस ईयर में आपने खरीदा था एसेट, उस ईयर की कॉस्ट को हम लोग आज की कॉस्ट में कन्वर्ट करते हैं, और वो लॉजिकल भी है इन्फ्लेशन को हिसाब से, इन्फ्लेशन के हिसाब से। निर्मला मैडम ने यही हटाया है रिसेंटली दोस्तों, इंडेक्सेशन का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया। ठीक है, इंडेक्सेशन का कॉन्सेप्ट अब खत्म है, बट हम लोग अभी भी पढ़ेंगे क्योंकि हमें 23 जुलाई से पहले क्या होता है और 23 जुलाई के बाद क्या होता है दोनों समझ गए। इसके बाद माइनस किया इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। आप जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊं बिल्कुल वैसे स्टडी करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, सर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होता है? जो हमारी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होती है मल्टीप्लाई बाय CII ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय CII ऑफ ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट। जिस ईयर में आपने ट्रांसफर किया उस ईयर का इंडेक्स डिवाइडेड बाय जिस ईयर में इंप्रूवमेंट की उस ईयर का इंडेक्स, उसको आज की ईयर में कन्वर्ट कर लो, तो वो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या कर दो माइनस। दोनों चीजें माइनस करने के बाद साथ साथ आप एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर तो माइनस करोगे ही, ट्रांसफर के खर्चे, डीलर की कमीशन वगैरह वगैरह, स्टैंप ड्यूटी है ना, अगर आपने सेल पर स्टैंप ड्यूटी दी है, वैसे बायर देता है हमेशा स्टैंप ड्यूटी, बट एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर माइनस करने के बाद आता है दोस्तों ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और इसी ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 हम ले लेते हैं, और ये आती है हमारे पास टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन।
टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है दोस्तों, तो ये तब होगा जब जब जो ट्रांसफर हुआ हो, एसेट ट्रांसफर हुआ हो, वो कब हुआ हो, बिफोर 23 जुलाई 2024। और अगर आफ्टर 23 जुलाई 2024 होगा तो क्या होगा सर, लिखें आफ्टर 23 जुलाई 2024 क्या होगा सर, आफ्टर मतलब ऑन और आफ्टर। अब इसके अंदर क्या होगा सर, इसके अंदर बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे नॉर्मली चलते थे शॉर्ट टर्म में, बिल्कुल वैसे ही होगा। तो पहले क्या आएगा, सेल कंसिडरेशन, इसमें से माइनस करेंगे क्या, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, माइनस करेंगे क्या, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, माइनस करेंगे क्या, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ये माइनस करने के बाद आएगा मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ग्रॉस, और इसमें से मुझे कुछ एग्जेम्पशन मिल जाएंगी अंडर सेक्शन 54, वो माइनस करने के बाद आएगा टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्या आ जाएगा, टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो समझ में आ रही है कहानी? जी हां, इंडेक्सेशन नहीं देनी। क्या नहीं लेनी, इंडेक्सेशन नहीं देनी। अगर 23 जुलाई 2024 के बाद का क्वेश्चन हो और अगर 23 जुलाई 24 से पहले का हो तो इंडेक्सेशन करनी है, यह बात का ध्यान देना है बस। बाकी सब कुछ तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया कि नहीं? ना दोस्तों, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर क्या होता है, जो भी कैपिटल खर्चा उस एसेट को इंप्रूव करने के लिए होता है उसको हम एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल ब्रोकरेज, रजिस्ट्रेशन चार्जेस। ठीक है, याद रहे एसटीटी अगर आप पे करते हो, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, है ना, वो एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर नहीं होते। शेयर्स को बेचने पर एसटीटी लगता है, वो एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर नहीं होते। इसके अलावा सर इंप्रूवमेंट कॉस्ट क्या होती है? इंप्रूवमेंट कॉस्ट होती है जो भी आप कैपिटल खर्चा करते हो उस एसेट को इंप्रूव करने के लिए, रिपेयरिंग करते हो, रेनोवेशन करते हो, कोई कैपिटल खर्चा करते हो तो इंप्रूवमेंट कॉस्ट हम अलग से कैलकुलेट करते हैं और उसको उसके ऊपर इंडेक्सेशन भी निकालते हैं। दोस्तों अगर इंप्रूवमेंट में एक नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ इंप्रूवमेंट कॉस्ट हैज बीन इंकर्ड बिफोर 1/4/2001, अगर 1/4/2001 से पहले कोई इंप्रूवमेंट कॉस्ट करी होगी देन इट शुड बी कंप्लीटली इग्नोर्ड। इज दैट क्लियर? अगर 1/4/2001 से पहले कोई इंप्रूवमेंट कॉस्ट होगी उसको इग्नोर करना होता है, उसको हम लोग कुछ भी कैलकुलेशन में नहीं लेके आएंगे। डन एवरीवन? और अगर 1/4/2001 के बाद है तो इंप्रूवमेंट कॉस्ट हम लोग लेंगे और उसकी इंडेक्सेशन भी हम करेंगे। इज दैट क्लियर? नाउ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है बच्चों? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब तो यही हो गया जो एसेट को खरीदने के खर्चे हैं, और खरीदने के बाद जो भी खर्चे आपने करे होते हैं वो सारे एसेट की कॉस्ट में ऐड होते हैं, उसको बोलते हैं एक्विजिशन कॉस्ट, है ना। एग्जांपल, अगर मैंने कोई एसेट को खरीदने पर डीलर की कमीशन दी है बाइंग, तो वो भी इंक्लूड होगी। स्टैंप ड्यूटी पे करी है तो वो भी एसेट की कॉस्ट में क्या होगी, ऐड होगी। इज दैट क्लियर? अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के कुछ स्पेशल केसेस होते हैं बच्चों, वो समझने बहुत जरूरी होते हैं। पहला स्पेशल केस, इफ एसेट has been purchased before 1/4/2001, then cost of acquisition is क्या? पता है क्या प्रॉब्लम है? कह रहे 2001-2 हमारे पास जो एक्विजिशन कॉस्ट है ना वो 2001 से पहले की है, ओके, बट प्रॉब्लम इज
कि हम लोग जो इंडेक्सेशन ले सकते हैं वो 2001-2 की ले सकते हैं, उससे पहले की नहीं ले सकते। तो उस केस में क्या करेंगे सर, अगर एसेट खरीदा ही 2001 से पहले हो तो हम क्या करेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू ले लेंगे एज ऑन 1/4/2001 और उसको कंपेयर करेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 को कंपेयर करेंगे आपकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के साथ, विच एवर इज हायर। इन दोनों में से जो हायर होगा वो हम लोग ले लेंगे। याद रहे, फेयर मार्केट वैल्यू कैनॉट एक्सीड स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, इट कैनॉट एक्सीड द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एज ऑन दिस डेट, SDV एज ऑन 1/4/2001। अगर इसमें कोई SDV स्टैंप ड्यूटी वैल्यू की बात हो रही है तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इस पे उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, फेयर मार्केट वैल्यू उस डेट पे जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होगी उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ गए बात? नेक्स्ट केस इज कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर। इसमें यह समझाया जाता है दोस्तों कि अगर कभी एसेट को आपको बाय वे ऑफ विल या इनहेरिटेंस या आपको एसेट बाय वे ऑफ गिफ्ट मिला हो, विल, इनहेरिटेंस या गिफ्ट, तो ऐसे केस में हम लोग एसेट की जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो कौन सी उठाते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर। देन cost of acquisition is cost of previous owner। इज दैट क्लियर? तो जब भी कभी बाय वे ऑफ विल, इनहेरिटेंस या गिफ्ट में एसेट मिलता है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है, कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर। प्रीवियस ओनर की कॉस्ट उठा लेते हैं, वही एक्विजिशन कॉस्ट मान ली जाती है। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? इसी सिनारियो में दोस्तों एक मंजुला शाह केस जजमेंट आ जाता है। प्रॉब्लम क्या होती है कि इंडेक्सेशन जब हम करते हैं, वैसे तो अब देखो ये मंजुला शाह केस जजमेंट का अब चक्कर ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब से 23 जुलाई के बाद से तो वैसे भी इंडेक्सेशन खत्म कर दी। ये इंडेक्सेशन के पॉइंट के लिए था, ये बॉम्बे हाई कोर्ट में इनके ऊपर जजमेंट आई थी और जजमेंट के हिसाब से क्या हुआ था वो मैं बताने वाला हूं दोस्तों। वैसे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को हम लोग जो इंडेक्सेशन करते हैं वो CII लेते हैं ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर, डिवाइडेड बाय किससे करते हैं, CII ऑफ ईयर ऑफ जिस ईयर में फादर ने बेटे को गिफ्ट किया वो वाला ईयर ले, या फिर जिस ईयर में फादर ने खरीदा वो। जब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रीवियस ओनर की कॉस्ट है ना, प्रीवियस ओनर की कॉस्ट है, तो एक्विजिशन वाला भी तो प्रीवियस ओनर का ही एक्विजिशन ईयर होना चाहिए। कौन से वाला, जो प्रीवियस ओनर ने खरीदा। जब प्रीवियस ओनर ने खरीदा वो वाली कॉस्ट होनी चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? उसके ईयर, उसी ईयर का हम इंडेक्सेशन करेंगे। अब तुम बोलोगे सर बट अगर मान लो वो तो ईयर 2001 से पहले है तो 100 लेंगे, क्योंकि हर एक CII बेस ईयर क्या होता है, 100 होता है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई CII ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय CII ऑफ ईयर ऑफ एक्विजिशन, जो कि प्रीवियस ओनर ने खरीदा, वही वाला ईयर लेंगे। जबकि अगर मैं इस जजमेंट को इग्नोर कर दूं तो इनकम टैक्स लॉ के अंदर आज तक ऐसी बात नहीं की गई, और उस हिसाब से देखें तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन CII ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय होना चाहिए CII ऑफ ईयर ऑफ गिफ्ट। जब आपको गिफ्ट में मिला या फिर विल से मिला, जिस ईयर में आपको वो मिला ना नए ओनर को, उस ईयर में होना चाहिए। बट दिस इज अगेन द प्रॉब्लम, कि ये प्रॉब्लम है कि आप इंडेक्सेशन कैसे हुई। समझो कि मान लो फादर से प्रॉपर्टी मुझे मिली 2024 में और मैंने 2024 में बेच दी, तो जो 2024 का इंडेक्स है वो यहां पे आएगा, वो यहां पे आएगा, तो फिर इंडेक्सेशन कहां हुई। इज दैट क्लियर? ये प्रॉब्लम ठीक है जी। बट इंडेक्सेशन हम लोग कैसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे।
दिस इज मेन आंसर। सीए स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं, सीएस और सीएमए स्टूडेंट्स सारे के सारे इसी पॉइंट से करेंगे, बट जो सीए स्टूडेंट्स हैं उनके आंसर्स में ऑल्टरनेटिव व्यू देना पड़ता है। आप लोग देखोगे अपने स्टडी मटेरियल में तो ऑल्टरनेटिव व्यू होगा, ये आंसर भी दिया होगा और इसके अकॉर्डिंगली भी दिया होगा। तो अगर तो विल वाला केस आ गया तो आपको दोनों तरीकों से सॉल्व करना होगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? सीए स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूं, सीएस एंड सीएमए स्टूडेंट्स कैन डू लाइक दिस कि आपको यही वाला केस लेना। इज दैट क्लियर एवरीवन? नाउ कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर के बाद हमारा अगला केस है केस नंबर 3 इन द केस ऑफ बोनस शेयर्स। केस नंबर 3 इन द केस ऑफ बोनस शेयर्स करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, मैं आपको अभी करवाऊंगा, पहले ये टॉपिक खत्म करने दो। इन केस ऑफ बोनस शेयर्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकाली जाती है बच्चों? बड़ा सिंपल है। अगर if bonus shares if allotted before 1/4/2001 तो लेना है फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001, कॉस्ट ये लेनी है। और बोनस शेयर्स वैसे तो फ्री में ही मिलते हैं दोस्तों, तो इफ अलॉटेड ऑन और आफ्टर 1/4/2001 तो ऐसे केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? निल। सिंपल याद रहे, जब भी कभी बोनस शेयर्स का क्वेश्चन हो इनको अलग अलग कर दो, नॉर्मल केसेस को, नॉर्मल शेयर्स को अलग कर दो, बोनस शेयर्स को अलग कर दो, और जब जब इशू हो रहे हैं बोनस शेयर्स उन सब के लिए अलग अलग कैलकुलेशन करके दिखाओ। केस नंबर 4 इन केस ऑफ राइट शेयर्स। इन केस ऑफ राइट शेयर्स बच्चों, राइट शेयर्स के केस में अगर हम बात करें कि कैपिटल गेन कैसे निकालना है तो पहले ये देखना पड़ेगा राइट शेयर्स जो है वो कौन से वाले हैं। देखो राइट शेयर्स में जनरली कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट देती है और कहती है कि आप हमसे ये शेयर्स खरीद लो, मार्केट से सस्ते रेट पर हम दे देते हैं। तो जरूरी नहीं होता कि वो राइट शेयर्स वो खरीद ही ले, हो सकता है वो खरीद ले, हो सकता है वो अपने किसी फ्रेंड को रेनाउंस कर दे। यस, देयर इज अ राइट कॉल्ड राइट ऑफ रेनाउंसमेंट। तो राइट शेयर्स में दो केस पॉसिबल है। अगर हम बात करें, पहले तो समझे ट्रांसफरर, नहीं, हम लोग समझे दो केस। एक, इफ राइट शेयर्स आर सब्सक्राइब्ड, आपने खुद ही सब्सक्राइब कर लिया तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज एक्चुअल कॉस्ट। बोलो है ना? इफ राइट शेयर्स आर नॉट सब्सक्राइब बट राइट इज एंटाइटल्ड, राइट इज रिनाउंस्ड या एंटाइटल्ड, in the favor of any other person। अगर राइट शेयर सब्सक्राइब नहीं हुए बट किसी और को एंटाइटल कर दिया तो इसके अंदर दो केस होंगे। भाई फ्री में तो करेगा नहीं, इसमें दो केस होंगे, एक ट्रांसफरर के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक ट्रांसफरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रांसफरर के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसने राइट क्या किया, ट्रांसफर कर दिया, उसके केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? भाई उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? अगर मैंने ट्रांसफर ही कर दिया, मैं राइट होल्डर हूं, मैंने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मैंने ट्रांसफर ही कर दिया राइट, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज निल ना। बोलो हाँ या ना? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? निल। मेरी कोई खरीदने की कॉस्ट थोड़ी ना होगी, मैंने तो ट्रेड दिया है कि नहीं, मैंने ट्रांसफरी को दे दिया बदले में, बल्कि मुझे कुछ पैसे मिल गए, मैंने उससे पर शेयर कोई पैसा ले लिया ट्रांसफरी से। अगर मैं ट्रांसफरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ट्रांसफरी की क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी? तो ट्रांसफरी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दो चीजों का एग्रीगेट होगा। पहला, अमाउंट पेड टू ट्रांसफरर फॉर एक्वायरिंग राइट,
राइट को खरीदने के लिए उसने जो पैसा किसको दिया है, ट्रांसफरर को, वो होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्लस अमाउंट पेड टू कंपनी फॉर एक्वायरिंग शेयर्स। शेयर्स को एक्वायर करने के लिए जो पैसे दिए गए वो पैसा इसके अंदर ऐड हो जाएगा। बोलो यस और नो। इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। समझ गए बात? इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बस, तो ये होता है इन द केस ऑफ राइट शेयर्स। नेक्स्ट केस नंबर है 5। राइट शेयर्स हो गया। केस नंबर है 5। इन द केस ऑफ गुडविल, पेटेंट और एनी अदर इंटेंजिबल एसेट, तो इस केस में सिर्फ आपको यह समझना है कि इंटेंजिबल एसेट्स के केस में दो तरह के इंटेंजिबल एसेट हो सकते हैं। एक सेल्फ जनरेटेड, जो खुद बनाए होते हैं, जैसे कि गुडविल आप खुद बनाते हो, खुद वैल्यू करते हो। एक एक्चुअल परचेज फ्रॉम द मार्केट। अगर तो आपका ये सेल्फ जनरेटेड एसेट है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? बोलो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज निल। बट अगर ये एक्चुअल परचेज ऑन द मार्केट है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? एक्चुअल परचेज प्राइस। बोलो हाँ या ना। जितने का आपने पैसे खर्च किए, परचेज प्राइस, दैट्स इट। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या तो सेल्फ जनरेटेड है तो निल, एक्चुअल परचेज फ्रॉम मार्केट है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज एक्चुअल परचेज प्राइस। बच्चों याद रहे, in case of intangible asset, FMV option as on 1/4/2001 is not available. FMV वाला ऑप्शन इसमें नहीं होता। ठीक है जी, FMV वाला जो ऑप्शन होता है ना 1/4/2001 वाला, वो इसमें अवेलेबल नहीं होता। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, ये बात हो रही है किसकी? इंटेंजिबल एसेट्स की। ये हमारा हो गया केस नंबर 5। राइट डाउन दोस्तों केस नंबर 6। कैपिटल गेन, सॉरी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ अमेलगमेशन। इन केस ऑफ अमेलगमेशन, अमेलगमेशन केस में कॉस्ट ऑफ इक्वेशन क्या होती है? जब कोई दो कंपनीज अमेलगमेट होती हैं, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, दो कंपनी न्यू बन गई एक्स वाई लिमिटेड। ऐसे केस में जो एक्स लिमिटेड के जो शेयर होल्डर होते हैं उनको एक्स वाई के शेयर दे दिए जाते हैं। ऐसे ही वाई के जो शेयर होल्डर हैं उनको भी एक्स वाई के शेयर दे दिए गए। तो बताओ एक्विजिशन कॉस्ट क्या होगी? जितना पैसा आपने किस में लगाया था, एक्स में लगाया था, वही आपकी कॉस्ट ऑफ इक्वेशन हो जाएगी एक्स वाई के लिए। क्या मेरी बात समझ में आई? सो राइट डाउन, in case of amalgamation, if shareholders of old company has been provided with the shares of amalgamated company, that is new company, then the cost of acquisition of such
shares shall be the cost of acquiring the shares of amalgamating company। तो अमेलगमेटिंग कंपनी के जितने अपने शेयर्स खरीदे थे वही आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। यानी ये है अमेलगमेटिंग कंपनी और ये है अमेलगमेटेड कंपनी। समझ गए बात? दोनों अमेलगमेटिंग है। उन कंपनीज में जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया था वही आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी। बढ़ते हैं दोस्तों, केस नंबर है 9, केस नंबर है 7। In case of conversion of debentures into shares oblique new debentures, अगर आप अपने डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर लेते हो या नए डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर लेते हो तो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? In such case, the proportionate amount invested in old debentures, जो आपने ओल्ड डिबेंचर्स में पैसे लगाए थे, shall be treated as cost of acquisition of shares oblique new debentures। समझे कि नहीं भाई? मेरे पास पुराने डिबेंचर थे और उस पुराने डिबेंचर्स ने कन्वर्ट करके मैंने किसमें कन्वर्ट कर लिया? शेयर्स में। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स थे, या फिर मैंने उसको न्यू डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर लिया। तो ऐसे केस में दोस्तों क्या होगा? ऐसे केस में जितना पैसा इसमें इन्वेस्ट किया था वो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। Is that clear everyone? Is that clear everyone? केस नंबर है 8। केस नंबर है 8। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन in case of depreciable asset, cost of acquisition in case of depreciable asset। दोस्तों एक्विजिशन का पैसा कितना खर्च किया डेप्रिशिएबल एसेट्स की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? डेप्रिशिएबल एसेट। सर डेप्रिशिएबल एसेट आपके बिजनेस के एसेट्स की बात हो रही है, तो वो जो एसेट है ना वो डेप्रिसिएशन लगता है उनके ऊपर, तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? वैल्यू ऑफ ब्लॉक। देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन shall be द वैल्यू ऑफ ब्लॉक, जो भी ब्लॉक की वैल्यू होगी। और वो कैसे निकालते हैं वैल्यू ऑफ ब्लॉक? याद है? ओपनिंग WDV ऑफ द ब्लॉक, PGBP में पढ़ा है, प्लस जो भी एसेट्स परचेज किए हैं ड्यूरिंग द ईयर, वो इसमें हम क्या कर देंगे? ऐड। तो ये आ जाएगा मेरा वैल्यू ऑफ ब्लॉक। यस और नो? यस सर, ये हो गया हमारा वैल्यू ऑफ ब्लॉक। इसमें याद रहे, इसमें कोई इंडेक्सेशन नहीं होती क्योंकि हम लोग शॉर्ट टर्म ही होता है, ये हमेशा शॉर्ट टर्म होता है, इसलिए कैपिटल हमेशा शॉर्ट टर्म होता है ये वाले केस में, डेप्रिशिएबल एसेट्स के केस में। केस नंबर 9 की बात करें तो ये बात करता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कवर्ड अंडर सेक्शन 112A। ऐसे एसेट्स जो कि 112A में कवर्ड होते हैं उनको हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कवर्ड अंडर सेक्शन 112A, ये कौन से एसेट है दोस्तों जो 112A में कवर्ड है? राइट डाउन।
पहले समझना है ये एसेट्स हैं कौन से। सेक्शन नंबर 112A applies on A part, equity shares in a company on which STT is paid both at the time of transfer as well as purchase। ऐसे इक्विटी शेयर्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, लिस्टेड ही लिख लो क्योंकि एसटीडी पेड वही होते हैं। सो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स इन अ कंपनी ऑन विच एसटीडी इज पेड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर एज वेल एज एट द टाइम ऑफ परचेज। बी, यूनिट्स ऑफ इक्विटी oriented mutual funds or units of business trust, units of business trust on which STT is paid at the time of ट्रांसफर। बिजनेस ट्रस्ट भी एक इन्वेस्टमेंट फंड है जहां पर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, बिजनेस ट्रस्ट वाले आगे कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो आप इनको पैसा देते हो, तो ये भी एक यूनिट्स है, तो इनके आप यूनिट्स खरीद लो या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के खरीद लो जिसपे एसटीटी पेड हो एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, या फिर लिस्टेड इक्विटी शेयर्स खरीद लो ऑन विच एसटीडी इज पेड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर एज वेल एज एट द टाइम ऑफ परचेज। तो ऐसे केस में ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। क्या ये बात क्लियर है? नाउ इसी के आगे विच वर एक्वायर्ड बिफोर 1 Feb 2018। अब जो शेयर्स जिन्होंने 1 Feb 2018 से पहले खरीदे थे, ये सब चीजें, ऐसे केस में प्रॉब्लम पता है क्या आई कि गवर्नमेंट ने इसके बाद से टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर। पहले इनके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होता था और 1 Feb 18 के बाद से इसके ऊपर टैक्स लगना स्टार्ट हो गया, जिस कारण गवर्नमेंट ने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को स्पेशल केस में डाल दिया और कहा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन in this case shall be higher of या तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जितने की एक्चुअल में कॉस्ट है, जितने के आपने ये शेयर्स खरीदे हैं, बट फिर टैक्स ज्यादा लग जाएगा। क्यों? क्योंकि सेल वैल्यू आज की होगी तो कैपिटल गेन पर टैक्स लग जाएगा। आप कहोगे सर 1 Feb 18 पे अमेंडमेंट आई, हमें थोड़ी ना पता था, मैं कोई बंदा 2000 में खरीद के बैठा है, आज 2018 में गवर्नमेंट ने कह दिया अब से लॉन्ग टर्म पे टैक्स लगेगा, तो ये तो गलत है, नाइंसाफी है। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा इन दोनों में से कोई एक चीज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी, या फिर लोअर ऑफ क्या एफएमवी ऑफ एसेट या फिर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विच एवर इज लोअर। फेयर मार्केट वैल्यू निकाल लो, क्या निकाल लो? फेयर मार्केट वैल्यू या फुल, जितने का आपने बेचा विच एवर इज लेस, वो लेस वैल्यू को कंपेयर करो एक्चुअल कॉस्ट का, विच एवर इज हायर, वो होगी आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर ये फेयर मार्केट वैल्यू क्या है? फेयर मार्केट वैल्यू क्या है? इतने में हो नहीं पाएगा, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के आगे लिख देते हैं। फेयर मार्केट वैल्यू in case where capital asset
is listed on 31st January 2018, 1 Feb 18 में अमेंडमेंट आई, उससे पहले 31 जनवरी, in case capital asset is not listed on 31st January 2018, अगर तो लिस्टेड है तो इस केस में हम लोग देखेंगे if there is trading as on 31st January 2018, ट्रेडिंग हो रही है कि नहीं, if there is no trading as on 31st January 2018, इस डेट पे ट्रेडिंग हो रही है कि नहीं, अगर तो ट्रेडिंग हो रही है तो लेंगे हाईएस्ट प्राइस ऑफ सच कैपिटल एसेट एज ऑन सेट डेट। अगर उस डेट पर 31 जनवरी को ट्रेडिंग हो रही है तो जो उस डेट पर हाईएस्ट प्राइस होगा ना, वो वाला हमारी कॉस्ट, वो हमारी फेयर मार्केट वैल्यू हो जाएगी। और अगर उस डेट पर ट्रेडिंग नहीं हो रही तो हाईएस्ट प्राइस तो उठाना है ऑफ सच एसेट immediately before immediately preceding 31st January 2018, when last trading was held। जिस डेट पर लास्ट ट्रेडिंग हुई ना, वो लास्ट ट्रेडिंग का हाईएस्ट प्राइस उठा लेंगे। क्या ये बात क्लियर है? तो भाई 31 जनवरी में अगर ट्रेडिंग हो रही है तो 31 जनवरी वाला, और अगर 31 जनवरी को ट्रेडिंग नहीं हो रही है तो उससे पहले जब भी कभी लास्ट डे पर ट्रेडिंग हुई हो, वो वाला हम लोग प्राइस उठा लेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? सो फेयर मार्केट वैल्यू इन द केस वेयर कैपिटल एसेट इज लिस्टेड, नंबर 1 इफ देयर इज ट्रेडिंग, इफ देयर इज नो ट्रेडिंग। अगर ट्रेडिंग है तो हाईएस्ट प्राइस ऑफ सच कैपिटल एसेट एज ऑन दैट डेट, और अगर ट्रेडिंग नहीं है उस डेट पर 31 जनवरी पर तो हाईएस्ट प्राइस ऑफ सच कैपिटल एसेट इमीडिएटली प्रीसीडिंग 31 जनवरी, जब कभी ट्रेडिंग हुई हो। इज दैट क्लियर? और अगर यह कैपिटल एसेट लिस्टेड ही नहीं है तो नेट एसेट वैल्यू NAV ऑफ सच यूनिट एज ऑन सेट डेट, इसी डेट पर जो भी उसकी क्या होगी, NAV नेट एसेट वैल्यू। जनरली जो यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स हमने लिखे हैं, बिजनेस ट्रस्ट लिखा है, उनमें NAV वैल्यू होती है। जो मेजर किया जाता है वो NAV से मेजर किया जाता है, तो NAV इसके ऊपर लगता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? दैट्स इट। तो बच्चों ये फेयर मार्केट वैल्यू आ जाएगी। फेयर मार्केट वैल्यू को कंपेयर करेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का विच एवर इज लेस, और फिर उस लेस अमाउंट को एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का विच एवर इज हायर, वो हो जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और फिर हम लोग उसको सेल में से माइनस करेंगे और कैपिटल गेन निकाल लेंगे। इंडेक्सेशन बेनिफिट इसमें भी नहीं मिलता, नो इंडेक्सेशन बेनिफिट। और वैसे भी अब तो वैसे भी हट गया है ना, वैसे भी हट गया है, इसमें वैसे भी नहीं मिलता था इंडेक्सेशन बेनिफिट। समझ में आया कि नहीं? इज दैट क्लियर एवरीवन? तो दोस्तों ये है हमारे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के केसेस। नाउ एक सेक्शन होता है दोस्तों एडवांस मनी फॉरफिटेड के लिए, सेक्शन नंबर है 51, लिखते हैं एडवांस मनी फॉरफिटेड, सेक्शन नंबर होता है 51। मतलब जनरली क्या होता है कि एक बायर जब प्रॉपर्टी बुक करता है तो वो एक एडवांस मनी देता है सेलर को, और बायर अगर प्रॉपर्टी के पैसे देता है, अगर आगे के टाइम पर पैसा नहीं देता है तो सेलर के पास राइट होता है कि वो जो पैसा दिया गया था एडवांस मनी वो जब्त कर ले। क्या कर ले? जब्त कर ले। तो वो जब्त कर लेता है जनरली। इसके अंदर क्या ट्रीटमेंट होगी? इसके दो केस हैं। इफ एडवांस मनी is forfeited
बिफोर 1 अप्रैल 2014, या फिर दूसरा केस, इफ एडवांस मनी इज फोरफिटेड ऑन और आफ्टर 1/4/2014। तो इस पे एक अमेंडमेंट आई थी, 1/4/14 से पहले अगर एडवांस मनी फोरफिट किया गया तो हम क्या करेंगे, सच एडवांस मनी forfeited shall be deducted from cost of acquisition of similar asset when ट्रांसफर टुक प्लेस। तो जिस दिन ट्रांसफर होगी ना एक्चुअल में, ठीक है, उस डेट पर हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसमें से एडवांस मनी फोरफिटेड क्या कर देते हैं, माइनस। जो नेट वैल्यू आती है उसके ऊपर हम कैपिटल गेन निकालते हैं, क्या मेरी, उसके ऊपर इंडेक्सेशन करते हैं, मतलब जो बैलेंस बचता है उसके ऊपर इंडेक्सेशन करते हैं। ये पहले हुआ करता था दोस्तों, और इसमें यह भी लिखता था कि इफ एडवांस मनी इज फोरफिटेड बाय प्रीवियस ओनर, देन इट शुड बी इग्नोर्ड। पहले इसको इग्नोर कर दिया जाता था कि भाई अगर एडवांस मनी फोरफिट किया है किसने, प्रीवियस ओनर ने, उसको इग्नोर कर दो, उसको फिर हम लोग इग्नोर कर देंगे। समझ में आया कि नहीं? बट अभी की बात अगर हम करें, बट ये तो गलत है ना, एडवांस मनी जब्त कर लिया और इग्नोर कर दिया। भाई ऐसे केस में वो तो एडवांस मनी लेके बैठा है ना, टैक्स तो नहीं दिया ना। तो गवर्नमेंट कहता था दो केसेस, अगर एडवांस मनी प्रीवियस ओनर ने फोरफिट किया है तो इसको इग्नोर कर दो, करंट ओनर ने किया है तो जब भी ये कल को प्रॉपर्टी बेचेगा इसकी कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन में से माइनस कर दो, और फिर नेट अमाउंट का इंडेक्सेशन निकाल के कैपिटल गेन निकाल दो। अगर एडवांस मनी फोरफिट किया ऑन और आफ्टर 1/4/2014, such advance money is taxable in previous year in which it is forfeited। जिस ईयर में वो एडवांस मनी क्या होगा, फोरफिट हुआ करेगा, उस ईयर में वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड अदर सोर्सेस, अंडर द हेड other sources, whether by new owner or by new owner, चाहे वो न्यू ओनर ने किया हो चाहे वो किसने किया हो, ओल्ड मतलब प्रीवियस ओनर ने किया। डन एवरीवन, डन एवरीवन। तो ये है एडवांस मनी फोरफिटेड के केसेस। सेक्शन नंबर क्या है, 51। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। एक काम करते हैं दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। कैपिटल गेन के अंदर मैंने आपके साथ आज बहुत सारी चीजें लिखवाई हैं, इसके नोट्स आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप ले लें, ठीक है। और दूसरा, अमेंडमेंट वाली बातें मैंने बता दी हैं, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इसको आखिरी वीडियो के अंदर। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी है, बहुत सारे नोट्स मैंने लिखवाए हैं। तो अगली क्लास के अंदर हम लोग सेकंड सेशन करेंगे जो कि कैपिटल गेन के केसेस होंगे। अगली क्लास के अंदर कैपिटल गेन के केसेस कराऊंगा, और उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो अभी तक हमने टॉपिक किया उसके ऊपर प्रैक्टिस कराऊंगा, क्वेश्चंस जो अभी तक किया है उसके ऊपर, और कैपिटल गेन के केसेस कराऊंगा, कैपिटल गेन केसेस, ठीक है जी। एक वीडियो तो इसकी बनेगी,
जिसके ऊपर फिर कैप्लिगन के भी क्वेश्चंस होंगे विद क्वेश्चंस। फिर एक वीडियो और होगी जिसके अंदर मैं एग्जेम्पशंस का टॉपिक फिनिश कर दूंगा और उसके ऊपर क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तो हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। इज दैट क्लियर? और इसी के अंदर मैं टैक्स रेट्स भी बताऊंगा जो कि लेटेस्ट अमेंडमेंट्स है 23 जुलाई 2024 के बाद से। समझ गए? इसी के अंदर मैं आपको टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस दिखा दूंगा जो 23 जुलाई के बाद होता तो क्या होता, 23 जुलाई से पहले होता तो क्या होता। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।